नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आज के इस कार्यक्रम में होगा खबरें खेती की और साथ ही हम जानेंगे मौसम का हाल। साथ ही आज होगा वो सेगमेंट जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होता है, यानी कि आपकी चिट्ठी आपका ईमेल। हमारी कोशिश होती है कि कृषि दर्शन के जरिए हम आपको कृषि जगत की आधुनिकतम जानकारी उपलब्ध करा सके और इसीलिए आइए देखते हैं खबरें खेती की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने इंडियन सीड कांग्रेस 2017 का उद्घाटन किया। मिट्टी रहित तकनीक द्वारा गुणवत्तापूर्ण सब्जी उत्पादन और कृषि विज्ञान केंद्र फिरोजाबाद द्वारा किसानों के खेतों में तकनीकी प्रशिक्षण। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अब खबरें विस्तार से। देश के बाहर बीज की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बीज उद्योग से काफी अपेक्षाएं हैं। सीड कांग्रेस का विषय सीड ऑफ जॉय है, जो वर्ष 2022 तक कृषि आय को दोगुना करके भारतीय किसानों के जीवन में खुशी और समृद्धि लाने के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। बीज उद्योग कृषि का महत्वपूर्ण पहलू है, इसलिए इस उद्देश्य की प्राप्ति में उसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। 200 मिलियन से भी अधिक भारतीय किसान और कृषि कामगार भारतीय कृषि की रीढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हासिल करने के बावजूद भी कृषक समुदाय का कल्याण हमारी सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय रहा है। इस पर विचार करते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति तैयार की है, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि के व्यापक अप्रयुक्त विकास क्षमता को वास्तविकता का जामा पहनाना है। त्वरित कृषि विकास में सहायता करने के लिए ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है, मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना है, कृषि व्यवसाय के विकास में तेजी लाना है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना है, किसानों और कृषि कामगारों तथा उनके परिवारों की बेहतर आजीविका स्तर को सुनिश्चित करना है, शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को हतोत्साहित और आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना है। घटती जोत और बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए उत्पादन बढ़ाना अति आवश्यक है। सब्जियां हमारे भोजन का वो भाग हैं जो कि पोषण प्रदान करती हैं। इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए आजकल मृदा रहित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, चौलाई, गोभी, हरा धनिया आदि उगाए जा रहे हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें बीमारी व कीड़े आदि नहीं लगते हैं। खुले खेत, बालकनी, छत आदि पर मिट्टी रहित तकनीक अपनाकर खेती की जा सकती है। किसी भी बैग या खाली बास्केट आदि में वर्मी कंपोस्ट तथा कोकोपीट का भूसा बराबर की मात्रा में मिलाकर मिट्टी रहित मिश्रण बनाकर सब्जियों का उत्पादन लिया जा रहा है। ग्रामीण युवा तथा किसान महिलाएं इस विधि को अपनाकर अपनी इच्छा अनुसार सब्जियों की खेती कर सकती हैं। ये मिश्रण नर्सरी की सभी दुकानों से खरीदा जा सकता है। यदि ये नहीं मिल पाता है तो गेहूं की हस्क या धान की पुआल को गोबर खाद में मिलाकर मिश्रण तैयार किया जा सकता है। सॉइललेस या हाइड्रोपोनिक्स खेती को हमारी महिलाएं, किसान, नवयुवक बड़े आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं और सॉइललेस में जो जितना भी चीज़ मिलती है, चाहे इसके लिए जो वर्मी कोलाइट है, परलाइट है, वर्मी कंपोस्ट है, ये किसी भी नर्सरी के स्तर पर, नर्सरी की दुकान पर आजकल गांव के स्तर में भी उपलब्ध है। किसान भाई इस तरह का मिक्सचर को अपने से बना भी सकते हैं। वो पैडी हस्क को, गेहूं के हस्क को या उसमें पत्ती मिला करके वर्मी कोलाइट, वर्मी कंपोस्ट और जो गोबर का खाद है, इसका भी मिश्रण को मिला करके तैयार कर सकते हैं और इसे गमले इत्यादि में भर करके वो अपने घर पर, बालकनी में या किसी भी तरह की संरचित संरचनाएं हैं उसमें इसको रख करके इसकी सफल खेती कर सकते हैं। और किसान अपने यहाँ और हमारी महिलाएं जो है अपने घर के लिए इसमें चाहे वो हरी सब्जी है, फूल है, गोभी है, मिर्च है, सलाद है इत्यादि का उत्पादन कर सकते हैं और ये हमारे परिवार के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की खेती किसानी करने में सहायता करते हैं। नई नई वैज्ञानिक तकनीकों व शोध को खेतों तक पहुंचाकर प्रयोगशाला से खेत तक की जिम्मेदारी निभाते हैं। फल सब्जियों के प्रसंस्करण का प्रशिक्षण, बीज, खाद, दवाओं का सही प्रयोग तथा कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में कृषि विज्ञान केंद्र अहम भूमिका निभाते हैं।
जानकारी जान से प्यारी, यही लेना चाहते हैं आज के हमारे युवा किसान और कृषि विज्ञान केंद्र हजरतपुर फिरोजाबाद के वैज्ञानिक। किसानों की कृषि समस्याओं के समाधान के साथ साथ जल विलय तकनीक, कृषि आधारित रोजगार प्रशिक्षण, नर्सरी आदि की स्थापना कराना तथा किसानों के खेतों में प्रदर्शनी लगाने का कार्य कर रहे हैं तथा किसान भी इन लोगों से जानकारी प्राप्त कर उत्पादन व लाभ कमाने में लगे हैं। जो भी टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड या आइडेंटिफाइड टेक्नोलॉजी है उसका हम प्रयोग करते हैं और उस टेक्नोलॉजी हमारी अगर अच्छी टेक्नोलॉजी हो तो उसका हम जो है प्रसार करते हैं। नंबर 2 जो ऑब्जेक्टिव है वो है डेमोन्स्ट्रेशन। जो हमारी OFT में जो हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी आई है उस टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम फार्मर्स के फील्ड पर ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी इन्होंने जल विलय का जैसे बता रहे थे, जल विलय का लिया है तो जल विलय का मैं कर चुका हूँ, तो उसको लेकर के हम प्रचार कर रहे हैं कि आप जल विलय पर मतलब डेमोन्स्ट्रेशन लगा रहे हैं। तीसरा हमारा है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग हमारे पास जो है एक होती है ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फार्मर्स, प्रैक्टिसिंग फार्मर्स एंड फार्म वूमेन। दूसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रूरल यूथ सेल्फ जनरेट इनकम। तीसरी है ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन फंक्शनरीज। जो हमारे जनपद में जितने भी एक्शन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको भी हम केंद्र के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो फिर आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात में न्यूनतम तापमान औसत से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहने की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है। आज सुबह के दौरान दिल्ली, पूर्व उत्तर प्रदेश और झारखंड में 1-2 स्थानों पर मध्यम कोहरा दिखाई दिया। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, बने रहें हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है आपकी चिट्ठी आपका ईमेल। ऐसा सेगमेंट जिसका बेसब्री से इंतजार सिर्फ आपको ही नहीं हमें भी होता है, क्योंकि इस सेगमेंट में हम आपके भेजे गए ढेर सारी चिट्ठियां और ईमेल पढ़ते हैं, जिसमें आप कृषि से जुड़े अपने समस्याओं के बारे में लिखते हैं और इनका जवाब हम लेते हैं यहाँ पर मौजूद विशेषज्ञ से। आपको बता दें, आज के इस सेगमेंट में हम खास तौर पर बात करेंगे प्रोसेसिंग से जुड़े सवालों पर। तो आइए हम आपको आज के विशेषज्ञ से मिलवाते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर ऋतु सिंह, जो कि उज्ज्वा कृषि विज्ञान केंद्र में गृह विज्ञान विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है ऋतु जी आपका हमारे इस सेगमेंट में। और आप देख रहे होंगे कि कितनी सारी चिट्ठियां और ईमेल हमारे पास मौजूद हैं। इसमें हम प्रोसेसिंग से जुड़े जो सवाल है उसी पर आज बात करेंगे। तो आइए पहली चिट्ठी लेते हैं। प्रेमलता और सतबीर जी लिखते हैं गांव महारा सोनीपत हरियाणा से कि मटर और टमाटर की बुआई इन्होंने की हुई है, फसल भी अच्छी हुई है, लेकिन बाजार में पैसा कम मिलता है, खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ये क्या करें? इस समय जो सर्दियों में है मटर और टमाटर की काफ़ी अच्छी फसल होती है और सर्दियों में जो टमाटर होता है बहुत अच्छा माना जाता है अगर हम देखें प्रसंस्करण की दृष्टि से, क्योंकि इस समय इसमें टमाटर में गूदा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो टमाटर का हम प्रसंस्करण कई तरीके से कर सकते हैं। अभी दाम जैसे बहुत कम है
पर इसको यह है कि कुछ समय बाद 2 महीने बाद ही ये बहुत महंगा हो जाएगा। तो प्रसंस्करण में हम बात करें तो इसका हम टमाटर से प्यूरी, टमाटर का रस, टमाटर का पेस्ट, टमाटर से आप कॉन्सेंट्रेट बना सकते हैं, टमाटर का हम सॉस और केचप, ये सब प्रचलित चीज़ें हैं जिनका हम प्रसंस्करण की विधि अपनाकर, जिसके लिए आपको यही कुछ तकनीकी जानकारी लेने की आवश्यकता है और इसमें कुछ नहीं, और ये जानकारी लेने के बाद आप इसका प्रसंस्करण कर सकते हैं उत्पाद बना के और फिर बाज़ार में बेच सकते हैं। अगर आप टमाटर वैसे लेने जाते हैं बाज़ार से तो अभी जो रेट चल रहा है, अगर मैं किसान के खेत की बात करूं तो उसका जो दाम है 1 से 2 रुपये किलो ही है। पर अगर आप उसकी सॉस बनाते हैं तो आपकी लागत लगभग 35 से 40 रुपये आएगी, 1 किलो में बता रही हूँ। और वो आप जब बेचेंगे तो आप 90 रुपये 100 रुपये तक बेच सकते हैं। तो आप ये देखिए कि 2 रुपये में आपने लिया है, 40 की आपकी लागत आई है तो 100 रुपये, यानी कि प्रसंस्करण की आपने तकनीकी अपनाई तो आपका जो दाम है उसका अपने आप बढ़ गया और आपकी जेब में, और वो सीधा फ़ायदा जो किसान को खासकर ज़्यादा होगा क्योंकि उसके खेत पे वो फसल उग रही है। तो इसी तरीके के अगर प्रशिक्षण, इनसे ये है कि प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है तो आप नज़दीकी किसी भी कृषि विश्वविद्यालय होगा या कोई संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र होंगे, सोनीपत में भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो वहाँ से प्रशिक्षण इसमें ले सकते हैं और उसके बाद ये तकनीकी अपनाकर आप अपने टमाटर के उत्पाद को बाज़ार में बेच सकते हैं आसानी से। दूसरी बात फसल आ रही है हमारी मटर, जो कि अभी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मटर का भी हम लोग प्रसंस्करण कर सकते हैं। मटर का हम प्रसंस्करण 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है कि उसको हम डीप फ्रीजिंग करके, यानी कि बर्फ़ में जमा के, जो हम सरल भाषा में बोलते हैं। इसमें क्योंकि मशीनों की आवश्यकता ज़्यादा होती है और महंगी थोड़ी मशीनें होती हैं। अगर किसान सक्षम है, और इसमें यही नहीं कि सक्षम के साथ साथ भारत सरकार की योजनाएं भी हैं, उनका लाभ उठा के पैसा मिल जाता है सरकार की तरफ से, तो फ्रीजिंग वाला तकनीकी भी अपना के कर सकते हैं। दूसरा आता है डिहाइड्रेशन, यानी कि मटर को सुखा के, जो कि घरेलू स्तर पे, यानी कि हम जिसे कहते हैं कॉटेज स्तर पे, उसको आसानी से अपना सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, मटर को हम थोड़ा सा एक उबलते पानी में उबालते हैं, जिसमें हम खाने वाला चूना, यानी कि अगर 1 लीटर हमारा पानी है तो उसमें हम आधा ग्राम खाने वाला चूना डालते हैं और उसको घुमाते हुए 2 से 3 मिनट उबालते हैं, और उबालने के बाद ठंडे पानी में डाल के फिर हम धूप में सुखा देते हैं। धूप में सुखाने में ये ध्यान रखना है कि आप ढक के सुखाएंगे तो आपकी मिट्टी या धूल नहीं आएगी। दूसरा, हमारे डिहाइड्रेटर भी आ रहे हैं सुखाने वाले, आजकल सौर डिहाइड्रेटर भी आ रहे हैं जिसमें बिजली का इस्तेमाल नहीं होता। कई ऐसे हमारे संस्थान है, जैसे लुधियाना में हमारा सिपेट है, उन्होंने बहुत अच्छा डिहाइड्रेटर डेवलप किया हुआ है। पूसा संस्थान ने भी बहुत अच्छा डेवलप किया है, जो कि जिसकी लागत जबकि 70-75 हज़ार की आती है और उसमें आप 1 क्विंटल तक सब्जियां सुखा सकते हैं। तो उन डिहाइड्रेटर का इस्तेमाल करके, जिसमें बिजली की आवश्यकता नहीं होती, तो उसमें सब्जियां, अपनी मटर जो है सुखा सकते हैं। ऋतु जी ने आपने बहुत अच्छी तरीके से मटर और टमाटर के प्रसंस्करण के बारे में बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो पत्र है वो लेते हैं। कुशल सिंह जी शामली उत्तर प्रदेश से लिखते हैं कि आलू भंडारण के वैज्ञानिक तरीके के बारे में बताएं ताकि बेमौसम अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। देखिए, आलू अभी जो हमारी सब्जी फसलों में मुख्य फसल के रूप में जानी जाती है, और इस समय आलू की मतलब अपनी कहेंगे तो मैच्योरिटी पे आ रहा है। मार्च अप्रैल में ही इसकी हम गुड़ाई करते हैं। तो इसमें मेन अगर भंडारण की बात हम करें तो आपको भंडारण में ध्यान रखना है कि तुड़ाई का जो आपका समय है वो तभी करना चाहिए जब बिल्कुल मैच्योर अवस्था में आलू हो गए हों। और उसमें जब तुड़ाई से ध्यान रखना है कि 10 से 15 दिन आप पहले आप पानी देना उसको बंद कर दें आलू में, और उसके बाद फिर जब 10-15 दिन बाद उसकी गुड़ाई करें। और उसके बाद हम उसको क्यूरिंग करते हैं, यानी कि हम छाँव में थोड़ी देर रखते हैं, क्योंकि ऊपर नमी होती है आलू के, तो उस नमी को हटाने के लिए धूप में नहीं रखना है। धूप में रखने से आपका जो है आलू हरा पड़ जाता है और ख़राब हो जाता है भंडारण की दृष्टि से। तो आपने छाया में थोड़े दिन रखना है। उसके बाद हम उसको भंडारण स्थल पे लेके जाते हैं। आजकल आपके कोल्ड स्टोरेज भी आ रहे हैं, जो कोल्ड स्टोरेज में भंडारण अगर आपने करना है तो 2 से 4 डिग्री का तापमान होना चाहिए। और एक मैं बताना चाहूँगी कि किसान अब अपने खेत पर ही आलू का और जो सब्जियां आ रही हैं उनका भंडारण कर सकते हैं, और बहुत कम लागत में ये भंडारण कक्ष आते हैं जिन्हें हम कूल होम कहते हैं। यानी कि वहाँ पे उसके अंदर जो तापमान होता है आलू के हिसाब से ही उसमें तापमान होता है जिसमें भंडारित करते हैं। और स्कूल होम की जो लागत होती है 50,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक आ जाती है। तो ये किसान अपने खेत पर ही अगर भंडारण कर लेगा तो जब उसको भी दाम जैसे कम मिल रहा है और थोड़े दिन बाद, महीने भर बाद उसको बेचेगा तो उसको दाम भी अच्छा मिल जाएगा। ये एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर उस कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो 2 से 4 डिग्री पे करना है। अगर उस आलू से, क्योंकि प्रसंस्करण भी हम कर सकते हैं, आपका आलू का चिप्स है, आपका आलू का सुखाने का है, आलू का आटा आता है, आलू का मैश आलू आता है,
तो इस तरीके से प्रसंस्करण विधि से अब करना है तो उसमें 10 से 12 डिग्री के तापमान पे आलू का भंडारण करना चाहिए। और दूसरा आता है कि जब आलू आपने तुड़ाई कर ली है तो जब हम क्यूरिंग कर रहे हैं तो एक ढेर बना दी जाती है जिसमें हम पुआल का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपस में रगड़ ना खाए और उसमें भंडारित आराम से हो जाए। और अगली चिट्ठी की तरफ बढ़ते हैं जो कि मध्य प्रदेश से भेजा है रामरती जी व फूलवती जी ने, और इन्होंने ये लिखा है कि मेथी और हरी सब्जियों को सुखाकर पैकिंग करने के तरीके के बारे में जानना चाहती हैं। इस समय हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा हैं और इतनी ज़्यादा हैं कि मतलब लोग ये होता है कि रोज़ इनको नहीं खा सकते, पर इसका ये है कि अगर ख़त्म जब हो जाए तब इनका इस्तेमाल हम कर लें तो हम क्या करें, सुखाना सबसे आसान है और सबसे आसान विधि है। पर यह है कि जो पुराना तरीके से लोग करते थे घर में गांव में कि तोड़ा और धूप में सीधा सुखा दिया, उसमें क्या होता है कि आपका एक तो रंग उसका जो है वो बदल जाता है हरी सब्जियों का, और जो उसमें थोड़े दिन टाइम के बाद फफूंद आ जाती है। तो एक सरल सा उपाय है, आपने क्या करना है कि उबलते हुए पानी में कोई भी आपकी हरी सब्जी हो तोड़ के, जो टूटी अवस्था में जो उसे आप खाने के लिए इस्तेमाल करते वैसे तोड़ के आप 1 मिनट के लिए उबलने दें और फिर उसको ठंडे पानी में निकाल के और फिर सुखा दें, तो आपकी सब्जी में कोई फफूंद नहीं आएगी और अच्छे उसका रंग भी बरकरार रहेगा। और सूखने के बाद यानी कि सूखने का जो हमारा जो नमी कहते हैं वो नमी जो हमारी 10 से 12% हरी सब्जियों में होनी चाहिए। उसकी पहचान ये है कि आप दांत के या हाथ से दबाएंगे तो आपको चरचराहट की आवाज़ आएगी, तो ये मतलब आपका है कि हरी सब्जियाँ आपकी सूख गई हैं। और पैकिंग के लिए आपको प्लास्टिक के जो मोटे पॉलीथीन जिसको हम SDP मटेरियल पैकिंग कहते हैं उसमें आपको पैक करना है, और घरेलू स्तर पे आप करना चाहें तो मोम की सहायता से सील करके आपने वो बंद करना, नहीं तो डब्बे आते हैं हवा रहित जिसमें आप पैक कर सकते हैं। और जब भी इस्तेमाल करना हो थोड़े से पानी में डालिए, भिगोइए और सब्जी के रूप में जिस भी रूप में इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, अब चौथी चिट्ठी की तरफ बढ़ते हैं जो कि ज्योति व मंजू जिन्हें लिखा है गांव हिरणकुदना दिल्ली से। इन्होंने पूछा है कि आजकल आंवला बहुतायत में मिल रहा है, हम इसकी कैंडी व अन्य पदार्थ बनाना चाहते हैं तथा बाजार में बेचने का क्या तरीका है। इन्होंने साथ में ये भी बताया है कि इन्होंने KVK से प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षण भी लिया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लिया हुआ है, और तो फिर आप जानते ही होंगे कि आंवला जो है जिसे का हम अमृत फल बोलते हैं, विटामिन C से प्रचुर होता है और इसका यही होता है कि 2-3 महीने ये सिर्फ आता है साल भर, उसके बाद नहीं आता है। तो आंवला का ये है कि आप बहुत चीज़ें इसकी बन सकती हैं। आप आंवले को मुरब्बा बना सकते हैं, आंवले से कैंडी बना सकते हैं, आंवले का अचार बना सकते हैं, आंवले को सुखा सकते हैं, सुखा के पाउडर बना के आप त्रिफला जो बनता है पाउडर वो बना सकते हैं, नहीं तो एक पाचक के रूप में भी इस्तेमाल वैसे भी किया जा सकता है। आंवला से च्यवनप्राश भी बनता है, मैं बताना चाहूँगी। तो अगर आपने प्रशिक्षण हमारे यहाँ से लिया होगा तो हम लोग जो लेते हैं तो हम लोग जो काम करना चाहते हैं इस तरीके से कि प्रसंस्करण के ऊपर हमसे ट्रेनिंग ली है, तो हम लोगों को बढ़ावा देने के लिए जैसे अलग अलग जगह प्रदर्शनी लगती, कृषि प्रदर्शनी लगती हैं, तो उनमें हम प्रोत्साहन के रूप में उनको वहाँ पे जगह उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं ताकि जो उन्होंने उत्पाद बनाए हुए हैं वो वहाँ पे आराम से बेच सकें और उनको एक बाज़ार भी मिल जाए ताकि लोगों के संपर्क में भी आएँ। और आंवले का जैसे बात करें कि प्रसंस्करण जानना चाहते हैं क्या क्या है, तो प्रशिक्षण के दौरान आपने कुछ सीखा ही होगा, नहीं तो हम जैसे और तरीके भी आप केंद्र में कभी भी संपर्क करें तो हम उसकी जानकारी आपको दे देंगे। ऋतु जी, आपकी बातों से एक बात जहन में आई कि जो प्रसंस्कृत उत्पाद है वो किसान बाजार में ले जाए, इसके लिए क्या मानकीकरण की आवश्यकता होती है और किस तरह से की जाती है मानकीकरण? बिल्कुल ज़रूरी है ये मानकीकरण करना। और सबसे पहले बताऊं, जब हम छोटे स्तर पे करते हैं तो हमें FSSAI लाइसेंस ये लेना होता है। FSSAI है कि आपका जो उत्पाद है आप सरकार ने कर दिया, ये सभी के लिए ज़रूरी हो गया। ये छोटे से छोटे जो हमारे ठेले वाले भी होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी हो गया है कि आपका खाद्य जो है जो आप बेच रहे हैं वो सुरक्षित है। तो इसके लिए टेस्टिंग होती है, तभी FSSAI से लाइसेंस मिलता है। इसके बाद ये आपका है छोटे स्तर पे जो लोग कर रहे हैं, उसके बाद और ये बड़े स्तर वालों को भी लेना पड़ता है FSSAI लाइसेंस। जब फिर आता है FPO मार्क, यानी कि फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर, प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर आपके अचार, चटनी, मुरब्बे, जैम वगैरह के लिए। ये हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होते हैं, हर राज्य में हैं, तो वहाँ से ये एप्लीकेशन अप्लाई करनी होती है। उनके कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उनके कुछ आपके नियम फॉलो करने होते हैं, जिसमें होता है कि आपका फैक्ट्री का संरचना कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे पानी का टेस्ट कैसा होना चाहिए, आपकी दीवार में पुताई कैसी होनी चाहिए, दरवाज़ों पे जाली होनी चाहिए। जब हम ये सब पूरा कर लेते हैं
तो फिर हमें वहाँ से FPO लाइसेंस मिल जाता है कि हाँ हमारा खाद्य जो है उत्पाद जो है बाज़ार में बेचने के लिए सही है। तो ये मानकीकरण आप किसी भी राज्य में DGHS जो हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज होते हैं उनके द्वारा लिया जा सकता है। ऋतु जी, कई किसानों ने ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचाए हैं। ऐसा ही एक ईमेल लेते हैं जो कि भगवंत व परमजीत कौर अमृतसर कादियां से इन्होंने भेजा है। ये लिखते हैं कि सरकार की खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं और गांव में स्वयं का रोजगार अपनाना चाहते हैं। किसान भगवंत और परमजीत कौर अमृतसर कादियां से। देखिए, तकनीकी जानकारी किसान तो ले लेता है, उसको मिल जाती है, पर जब शुरू करना हो तो उसके लिए पूंजी चाहिए और पूंजी सभी किसान के पास नहीं होती। तो ऐसे में भारत सरकार ने कई, हमारी जो सरकार है, काफ़ी योजनाएं उन्होंने शुरू की हुई हैं जिनका किसान भाई प्रसंस्करण में लाभ उठा सकते हैं। मैं बताना चाहूँगी प्रसंस्करण का, खाद्य प्रसंस्करण का मंत्रालय भी बनाया हुआ है जिनकी योजनाओं से लाभ उठाया जा सकता है। दूसरा, आपका बागवानी मिशन भी चल रहा है जिसमें बागवानी फसलों पे जोर है। उसी में प्रसंस्करण के लिए भी योजना है कि आप उसमें अगर किसान अपने खेत पे ही आपका पैक हाउस बनाना चाहता है, यानी कि कटाई के बाद बेचने से पहले कुछ हम होता है कि कुछ स्तर पे पैकिंग कर लें ताकि कुछ दिन तक हम फल सब्जियों को सुरक्षित रख सकें। तो पैक हाउस का भी वो है निदान जिसमें कि आप वो पैक हाउस लेके भी फिर अपनी फल सब्जियां बेच सकते हैं। दूसरा, अगर हमें लंबे समय स्तर के लिए प्रसंस्कृत करना है तो उसके लिए भी योजनाएं हैं बागवानी मिशन में, जिसके तहत किसान भाई फ़ायदा उठा सकते हैं। और उनमें ये कि भरना होगा, आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा जिसमें आपकी संस्थाएं मदद कर देंगी और फिर वो वहाँ पे जमा करना होगा जिसमें आपको कुछ अनुदान मिल जाता है, जिसमें होता है कि सब्सिडी आपको मिल जाती है। दूसरा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, वो भी इसमें मदद कर रहा है। और एक और छोटे स्तर पे, जैसे अगर कोई कुछ छोटे लेवल पे ही प्रसंस्करण करना चाहता है, मान लीजिए मैं टमाटर की सॉस बनाना चाहती हूँ और मुझे उसके लिए इकाई खोलनी है, तो उस छोटी इकाई के में जैसे है लागत आपकी 1.5 से 2 लाख के लगभग आनी चाहिए। तो ऐसे में आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, MSME जिसे हम बोलते हैं, उनकी योजना है जो कि छोटे किसानों को छोटे स्तर पे जो उनको लोन चाहिए उनके द्वारा ऋण मिल जाता है और उनको वो फिर ये मदद करते हैं, बेचने के लिए मदद करते हैं KVIC के थ्रू, मतलब खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के थ्रू वो बेचने के लिए मदद करते हैं। तो सरकार की योजनाएं छोटे लोगों के लिए भी जो छोटे स्तर पे शुरू करते हैं और बड़े स्तर के भी शुरू करने के लिए हैं। ऋतु जी, अब इस सेगमेंट का आखिरी ईमेल हम ले लेते हैं जो कि किसान हरवीर व राजकुमार जी ने भेजा है गांव जंगेठी मेरठ से। ये लिखते हैं कि रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के बारे में व कीट पतंगों से बचाने हेतु जानकारी चाहिए। इस समय जैसे हमारी गेहूं की उत्तरी भारत में मुख्य फसल अभी चल रही है, तो इस समय गुल्ली डंडा और आपका जो खरपतवार काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होता है। तो इसमें हमें ये होता है कि आप इस समय खरपतवार जो है हम 2 तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। एक तो हम खेत में खुद ही निराई गुड़ाई करके, दूसरा हम दवाई के रूप में इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। और इस समय गेहूं में तो हम फिर भी कटाई, मतलब इस समय फसल में दवाई छिड़क सकते हैं, पर सब्जियों में हमें पहले ही वीडीसाइड यानी खरपतवार का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें बाद में आपका जो है आपका हाथ से तुड़ाई के बाद ही आजकल वो भी आ रहा है कि आप साइकिल से, जो हम वीडर कहते हैं, वो साइकिल वीडर का भी इस्तेमाल करके हम निराई गुड़ाई कर सकते हैं और इससे हमारा जो है फसल में जो है नुकसान नहीं होगा और हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा। ऋतु जी, आपने प्रसंस्करण से जुड़ी बहुत अहम जानकारी दी है और इतनी सारी चिट्ठी और ईमेल जो हमें आए हैं उनके लिए आपने जवाब दिया, समय निकाला आपने इस कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC ABC। AC ABC? जी हाँ,
ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो इसी तरह से आप ढेर सारी चिट्ठियां और ईमेल हमें भेजते रहिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चिट्ठियों को और ईमेल को इस कार्यक्रम में हम शामिल कर सकें। इसी के साथ आज के इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।